तो चलिए भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये रंग 2020 डिजिटल फेस्टिवल में जो मास्टर क्लासेस चल रही हैं, ये आज 5वीं मास्टर क्लास रिकॉर्ड हो रही है और ये रिलीज आज से तीसरे दिन होगी, यानी परसों के दिन दोपहर को 12 बजे हमारे फेसबुक पेज पर रिलीज होगी। और आज हमारे साथ विकास भारी मौजूद हैं। उनका हम पहले स्वागत करें उससे पहले आज कल की तरह फिर से एक दुखद घटना बॉलीवुड में हुई और एक बहुत मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर जी हमारे बीच से चले गए। तो जैसे कल हमने 1 मिनट का मौन रख के इरफान खान जी को याद किया था, आज भी एक बार फिर 1 मिनट का मौन रख के हम सब ऋषि कपूर साहब को और उनके काम को, उनकी उनकी शख्सियत को याद करेंगे और 1 मिनट के बाद हम लोग इस बात को शुरू करेंगे। जी चलिए। तो साथियों, विकास भारी, जो लोग दिल्ली का थिएटर देखते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं और अब तो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में थिएटर देखते हैं, तो वो विकास भारी को बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैं विकास भारी जी से मिला था आज से 7-8 साल पहले। जो फेस्टिवल है रंग 2020, इसका जब शायद पहला एडिशन था रंग, तब हमने एक, जैसे आज कंपटीशन हो रहा है ऑनलाइन, तब हमने एक थिएटर कंपटीशन किया था। उसमें बहुत सारे प्लेज ने पार्टिसिपेट किया था। उस कंपटीशन में विकास भारी साहब का प्ले था अजनबी। वो प्ले उस कंपटीशन में फर्स्ट आया था और मेरे पास आज भी वो तस्वीर मौजूद है जब इनको अवार्ड मिला था। मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ, आपके साथ वो तस्वीर में शेयर करता हूँ। ये शायद आपको दिख रही होगी तस्वीर, ये सभी को। ये आज से सबको दिख रही है, विजिबल है सबको? हाँ जी, ये आज से 7-8 साल पहले की तस्वीर है जब विकास भारी साहब को अपने नाटक अजनबी के लिए हमारे रंग फेस्टिवल में बेस्ट प्ले और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। तब से मैंने इनके काम को देखना, जानना, समझना शुरू किया और इनके लगभग सभी नाटक मैंने देखे हैं। बहुत अच्छे नाटक लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं और एक्टर्स को ट्रेन भी करते हैं। और अब तो पिछले 2-3 साल से सिर्फ थिएटर ही कर रहे हैं, उससे पहले एक स्कूल में कार्यरत थे। बाकी अपनी यात्रा के बारे में विकास जी खुद बताएंगे। विकास भाई, पहले 30-35 मिनट हम लोग बात करेंगे और ये सब लोग आपको सुन रहे हैं, जिनको आप देख पा रहे हैं, पर इनके सभी के माइक सभी म्यूट हैं। जब बाद में हम लोग इंटरेक्शन ओपन करेंगे तब इनके माइक्स अनम्यूट हो जाएंगे। इस दौरान आपके बीच में कोई भी सवाल आपके मन में आए तो उसको आप मैसेज पे टाइप करके विकास से पूछ सकते हैं। चलिए विकास भाई, कैसे हैं? लॉकडाउन में कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं, बताइए। मैंने कहा इस बात पे तो मुझे मतलब लॉकडाउन पे वो याद आ गया कि वो एक फैज साहब का शेर है कि इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी। तो अभी तो हाल वही है जो सबका हो रहा है। इस राह में जो सब पे गुजरी वो हम पे गुजरी, बिल्कुल जो सबका हाल है वही आपका हाल है जी। ये तो बस क्या रूटीन? कुछ किताबें। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। मैंने कहा क्या रूटीन बना हुआ है आजकल, रूटीन किस तरह का चल रहा है? रूटीन थोड़े बदलते बदलते कई रोज बदल रहा है। तो पहले तो ये था कि बिल्कुल पढ़ना वढ़ना छूट गया था कुछ दिन, 5-7 दिन ऐसा। लेकिन फिर 8-10 दिन 12 दिन आया, आदत में आया लॉकडाउन, तो धीरे धीरे लगा यार ये तो सब छूटता जाएगा। कुछ लिखना पढ़ना फिर शुरू हुआ। तो अभी कुछ वक्त सुबह वाले टाइम में पढ़ लेता हूँ, फिर कुछ फिल्म देख लेता हूँ, वेब सीरीज वगैरह कुछ चलता रहता है। अच्छा। 1-2 दिन से तो इरफान साहब और इन्होंने जी भी खराब हो गया, दिल भी दुख गया बड़ा इन सब चीजों से। अब मैं भी उन्हीं की फिल्म उनके सीन दोबारा घुमा घुमा के देख रहा था कल रात को बैठ के। 5 दिन तो उम्र दोबारा देखी मैंने कल रात को पूरी। इत्तेफाक से परसों ही मैंने करीब करीब सिंगल देख रहा था, तो कल ही पता चला घर, तो मैंने हाँ, बहुत बहुत दुख वाली बात है, बहुत जल्दी चले गए इरफान साहब जी। तो बहरहाल विकास भाई, सब लोग जानना चाह रहे हैं कि आपने अपने थिएटर की जर्नी कहाँ से शुरू करी, फिर कैसे दिल्ली थिएटर में आप एक्टिव हुए, क्या क्या चुनौतियां आई, उस पर थोड़ा टाइम लेके 5-7 मिनट अपनी यात्रा के बारे में और उस यात्रा से हम और जो बाकी लोग सब सुन रहे हैं वो क्या क्या सीख सकते हैं, उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, वो प्लीज आप शेयर कीजिए, फिर हम सवाल पूछते हैं आपसे। तो मैं भी वो बता
मतलब ऐसा है कि जहां तक मुझे याद है 2006 का वक्त था, तो मंडी हाउस में एक जगह है शंकर मार्केट जी। पास में। तो शंकर मार्केट में एक ग्रुप चलता रहा जिसका नाम था आस्था। अभी थोड़ा सा अनएक्टिव है, मतलब कुछ वैसा रहता है, इनएक्टिव है, कुछ है ऐसा रहता है, लेकिन तो उसमें कैलाश जोशी जी थे तब, अब भी है, मतलब कभी कभी चलाते हैं। तो पहला जाना 2006 में उनके पास हुआ, तो उन्हीं के पास से बिल्कुल थोड़ा बहुत सीखा, कुछ कुछ करने लगे। 1-2 साल में वहां पे रहा। उसके बाद मैं कुछ कुछ और ग्रुप्स में करने लगा, दिल्ली के 9-10 में अलग अलग ग्रुप्स थे, जैसे कई सारी जगह चीजें फिर उधर करने लगा। इसके बाद मैं अभी, मतलब वैसे एक नरेश डबराल जी हैं वहां पर, श्री राम सेंटर के रेपेटरी के थे वो, और वहां से स्कूल से भी पास आउट थे, तो वो एक ग्रुप चलाते थे, वो बंद हो गया अभी ग्रुप, सांस नाम से कुछ ग्रुप था वो। तो ग्रुप में किया, फिर मैं 2-3 साल एलटीजी रेपेटरी में रहा, 8-9-10 के करीब, इस मतलब समय एज एन एक्टर काम कर रहे थे आप? इस समय तो ये सब था। लेकिन अभी तक मेरा लिखना ऐसा कुछ शुरू नहीं हुआ था, तो मैं जी। सिर्फ वही सब कर रहा था थिएटर में। पहले 3,000 रुपये मिलते थे वहां पे, फिर वो 6,000 रुपये मिलने लगे थे। हम्म। उसके बाद ऐसे ही 2011 में ड्रामा स्कूल जाना हो गया, भोपाल ड्रामा स्कूल गया मैं। हम्म। हालांकि मुझे पोइट्री का शौक हमेशा से ही था, मैं मतलब लिख नहीं रहा था, लेकिन मैं पढ़ने वाले मूड में हमेशा से ही था। हम्म। तो फिर वहां से आया मैं, तो वहां जब मैं पढ़ने लगा, तो वहां होते होते बिल्कुल जब हमारा खत्म होने वाला था, तो ऐसा लगने लगा था कि अब मैं करूँ कुछ, मतलब सीखते सीखते ऐसा लगा कि अब मैं जाती कुछ करूँ। तो स्ट्रेंजर से पहले भी मैं लिख चुका था, जो अजनबी की आपने बात की, वो पुरानी तस्वीर दिखाई, उससे पहले भी लिख चुका था, लेकिन उसने मुझे बड़ा एकदम ऐसा किया उस वक्त, पढ़ के बड़ा मैं इंस्पायर्ड हुआ उससे, और मैंने कहा कि इसको करते हैं। फिर हमने उसको हिंदी में लिखा, मेरे दोस्त था आकाश जामरा बैच में थे, मैंने और उसने बैठ के उसको लिखना शुरू किया। और लिखने के बाद हमने एक पार्ट उसका एक हाफ लिखा, और लिखते लिखते फिर हमने यहाँ आके दिल्ली में कास्टिंग जैसा कुछ कुछ करने लगे। तो जतिन मिला, जतिन से किया, फिर ऐसे मिलते मिलते वो प्ले बना। और इसके बाद जो मेरा लिखना शुरू हुआ, क्योंकि मैं पहले क्या करता था कि कहानियां तो लिख लेता था, हम्म। जैसे कहानियां, इससे पहले कोई प्ले मैं लिख चुका था, लेकिन वो किया नहीं था कभी। जैसे कुछ कहानियां मैं पहले लिख चुका था, और मैं किशन चंद्र से बड़ा इंस्पायर्ड रहा था। हम्म। किशन चंद्र की कहानियां और ये सब मुझे बड़ा पसंद था, और उनको जैसा मतलब लिखने की बात भी थी कि मैं कोशिश करता। फिर धीरे धीरे जब मैं नाटक करने लगा, और मैंने देखा कि यार स्क्रिप्ट्स और जो मैं करना चाहता हूँ घूम फिर के, वो है ना कि कोई ग्रेट नाटक करोगे तो आप वो सारा क्रेडिट आपका नाटक खा जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आप हम्म। पकड़ लेते हैं। तो मुझे लगता था कि मैं कैसे करूं, मतलब इस बात को मैं अपनी बात कैसे कहूं, या मैं जो सोचता हूं उसमें कैसे करूं। तो बहुत सारे लोग मिले मुझे इसी बीच में, ये जो 8-10-15 साल 12 साल जो रहे, उनसे मिलता रहा। हालांकि सीखने वाला मेरे को जहां तक मुझे ऐसा लगा नहीं, मैंने मैंने साथ में बहुत कम लोग रहे उस टाइम पे जो लिखते थे। तो लिखना तो मेरा बिल्कुल अकेला ही हुआ, मतलब ऐसा कोई लिखने में मुझे किसी से वैसा नहीं मिला, कोई साथ का नहीं मिला। थिएटर वाले लोग थे, एक्टर बहुत सारे थे, डायरेक्टर बहुत सारे थे, लेकिन कोई साथ का ऐसा नहीं था जो बहुत अच्छा लिखता हो, जिससे कुछ गाइडेंस लिया जा सकता था। तो वो सब बात तो नहीं थी, लेकिन फिर क्योंकि मैं लिखने में वो था, लिखने की वो, और वो बनते बनते मुझे समझ, क्योंकि मैं देखा बहुत कुछ अच्छा है लिखा हुआ ना, पढ़ा भी है, हम्म। तो मुझे थोड़ा सा ऐसी खुशफहमी हो गई कि मुझे थोड़ा सेंस हो गया। हम्म। हेलो। 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 विकास जी, आपका वीडियो शायद अटक गया है। हेलो। हाँ, मैं हाँ। था विकास जी, आपकी आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट रुकिए। हाँ, आप कुछ बोलिए, अब शायद आ रही है। हाँ। अभी आ रही है आवाज, अभी आ हाँ, रही है। आ रही है। जी जी जी, हाँ हाँ हाँ। शायद कुछ इंटरनेट का रहा होगा। तो हाँ। बस मैंने यही सब था कि फिर मैं लिखने लगा, और लिखते लिखते बहुत सारी कहानियां पढ़ी, चीजें पढ़ी, उनसे पढ़ के बड़ा वो रहा कि कैसे अच्छा लिखा जा सकता है। तो जी। बस ये रहा। और अपना लिखना मुझे हमेशा से होता कि मैं देखा हुआ ना लिखूं। जैसे मुझे लगता है कि कई बार ये चीजें वर्क ही नहीं करती है। मुझे हमेशा कुछ ना कुछ, जैसे मैं हमेशा बोलता भी हूँ दोस्तों को हाँ। कि आप कुछ भी लिखोगे वो होगी आपकी ऑटोबायोग्राफी ही। हम्म। आपके कैरेक्टर्स की मॉरलिटी वही होगी जो आप सोचते हैं। आप हाँ। बिल्कुल, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप कुछ बिल्कुल ही ऐसा लिख दे जो नहीं है। वो होता है, मतलब इमेजिनेशन में भी कुछ ना रियलिटी तो होती है। राइट 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 राइट।
और ये ग्रुप कैसे बना, प्रिज्म थिएटर, और कौन कौन लोग हैं इसमें? ये तो मैं भूल गया बात बताना। ये ऐसे हुआ कि हमने अजनबी कर लिया था। अजनबी करने के बाद ऐसा हुआ कि मैं, जतिन, साहिल, हम सब 3-4 और कुछ दोस्त थे उस वक्त के, तो हम सब ने सोचा कि भाई क्या करें। और हम उस समय तक अपना कोई ग्रुप नहीं था, तो हम तीनों चारों साथ मिल गए थे। हम पे ग्रुप नहीं था कोई कि हम किसके बैनर के, अभी हम किसी से बोलते कि भाई हमारा नाटक हो रहा है, इसमें तुम अपना नाम दे दो ताकि कुछ इसको वो कर पाए। तो फिर हमने उसी टाइम मिलके ऐसा सोचा, ये 2013 की बात है शायद, 2013 में ग्रुप खुला वो, जो हमने स्टार्ट किया। 3-4-5 आप, जतिन, साहिल, ये लोग सब थे इसमें? और अभी भी यही लोग इसके मेंबर्स हैं जो इस ग्रुप को चलाते हैं? तो मतलब पूरी तरह से तो यही 5-6 लोग हैं जो पूरी तरह से एक्टिव हैं उसमें। मतलब कोई भी है तो ये सभी का ही है, मतलब इसमें मेरा ऐसा कुछ नहीं है, ये इनका भी उतना ही है, मेरा भी उतना ही है, मिला जुला के काम चलता है। तो जो कहानियां आप लिखते हैं, जो अडेप्ट करते हैं, जैसे अजनबी हमने देखा, खिड़की देखा, चिड़िया और चांद देखा, वो कहानी तो शायद मानव कौल की थी, पर उसको आपने अडेप्ट किया अपने प्ले में, चिड़िया और चांद ने। फिर अभी लेटेस्ट आपका जो एनएसडी के फेस्टिवल में हुआ प्ले, वो ओरिजिनल स्टोरी थी आपकी, ओरिजिनल प्ले था ना? हाँ। तो इतनी सारी कहानियां आप पढ़ते लिखते हैं, तो उसको कौन सी कहानी पे नाटक बनाया जाए, ये कैसे डिसाइड होता है कि हाँ इस पे प्ले बनाया जाए और ये सिर्फ कहानी रहने दी जाए? जैसे चिड़िया चांद के साथ तो ऐसा हुआ था कि मेरी कहानी लिखी हुई थी, मैंने पहले कहानी लिखी हुई थी, तो उस बिली जैक्सन नाम से उस कहानी का नाम था, बिली जैक्सन। तो वो कहानी लिखी हुई थी, और कहानी को पढ़ के ऐसे अचानक एक दिन मानव कौल की किताब हाथ लगी, उसमें कहानी थी सपना। तो कहानी पढ़ते ही मतलब मुझे लगा अरे ये तो आगे पीछे की बात है दोनों की, तो मैं जो याद है ना और वो मेरा प्ले मुझे दिख गया, मुझे प्ले, और मैं बड़ा खुश हो गया था उस दिन। मैंने कहा यार ये तो प्ले मेरा बड़ा अच्छा निकल के आएगा। तो मैंने, हालांकि वो पूरी कहानी नहीं उनकी, उस जो दूसरी कहानी हमने ली है उसका सिर्फ एक कैरेक्टर या 2 चीजें, लेकिन मैंने कहा कि यार क्रेडिट तो है ही, मेरे को दिमाग में तो आया था उसकी कहानी से, वो ऐसा करके वो प्ले बना लिया। तो मैं स्क्रिप्ट तो अपनी करता हूँ, लेकिन उसमें उनका मेंशन हमेशा करता हूँ, मेंशन आता है। जी 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 जी। वो रहा। और तो कैसे चुनते हैं कि हाँ इस कहानी पे नाटक बन सकता है? तो कहानी तो बहुत मन में चलती होंगी आपके, तो किस कहानी को? जी। मतलब क्योंकि अब थिएटर में भी काफी टाइम से है ना, तो एक आइडिया हो जाता है, और मुझे है ना सबसे जरूरी है कि वो मैं अपनी बात कहूँ उसमें। और मुझे हमेशा से ऐसा रहा कि मेरी बात हो, मुझे चोरी करने मक्कारी करने से बड़ी दिक्कत है, तो मैं नहीं कर पाता वो सब ना। तो मुझे हमेशा से था कि जैसा मैं सोच पाता हूँ, जैसा मैं कहना चाहता हूँ, वो मैं कहूँ। और वो हमेशा से मेरा मतलब वो लगा बाधा पैटर्न भी मैंने नहीं लिया उसका, कोई नाटक का भी। मैं कहा ऐसे कहने की बात थी या कोई थी, मुझे हमेशा ये लगता है कि जो टेक्स्ट है, जो वर्ड्स है ना, इसकी उम्र बहुत है, ये अनंत है, ये कहीं नहीं जाने वाली चीज है। और तो उसमें बड़ा ध्यान से, और वो तो मैंने बड़ी अपने दिल की बात की हमेशा अपने नाटकों में, भले ही वो कैरेक्टर कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं नहीं होता था, मेरे साथ होने वाली घटनाएं होती थी, उनको मैं थोड़ा सा ड्रामेटिक कर देता था, चीजें कर देता था। राइट। ये वाला आइडिया हमेशा से ज्यादा ठीक लगता है, अपने क्लोज होकर लिखने वाली बात। मैं कहीं दूसरे की बहुत, जैसे कोई मुझे बहुत ऐसे आके बताता है ऐसा ऐसा लिखो, तो मैं पाता हूँ कि मैं क्राफ्ट वाला काम तो कर लेता हूँ, लेकिन जो मेरी अपनी दिल की खुशी होती है वो जरा मेरा खुद के लिखने पे होती है, वो नहीं हो पाती। तो नाटक तो बस वही है उसमें कि मुझे लगा कि यार ये बात मुझे कहनी है, और ये बात मैं कह सकता हूँ स्टेज पे। मतलब ऐसे तो मुझ पे 50 कहानियां होंगी ऐसे जो मेरे को अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे पता है ये नहीं कह पाऊंगा मैं उसको। बस ये 2 चीज मैच कर जाती है, ये बात मुझे कहनी है और ये कह सकता हूँ, तो चुनाव हो जाता है उसका। तो फिर जो आपके जो एक्टर्स हैं, जब आपकी कहानी आप उनको सुनाते हैं, फिर तैयार करवाते हैं, तो एक्टर्स भी आपकी कहानी में फिर अपना एडिशन देते हैं, या आप बोलते हैं कि नहीं कहानी मेरी है, कहानी नहीं बदलेगी, तुम अपने काम पे ध्यान दो? तो एक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन होता है कहानी में? जैसे मैंने अभी तक तो देखो, सच बात तो यह है कि जब मैंने खिड़की भी किया था, तो खिड़की जब हमने शुरू कर दिया था, तो खिड़की के मेरे पास सिर्फ 10 पन्ने थे, 10 या 11 पेज। अच्छा। और मैंने बाकी मैं रोज लिखता, वो अजनबी में भी सेम हुआ था। अच्छा। बारे में तो जतिन आखिरी तो बड़ा खिलस्ता था कि मैं क्या करता, रोज एक पन्ना देता रहा। शो आने को हो गया, मेरे पे एंड ही नहीं हो रहा है, और रोज पन्ने दे रहा हूँ,
तो आखिरी का जो सिंगल आखिरी पन्ना बचा था एंड का, तो उसने वो लिटरली पढ़ के बोला है प्ले में, उन्होंने कहा साले ये याद ही नहीं करूंगा अब मैं, ऐसे करके कि अब मैं याद नहीं करूंगा कि इतना। तो मेरे सारे नाटक है ना रिहर्सल पे ही बने, मोटा मोटा आइडिया रहता है, आधी बाधी स्क्रिप्ट रहती है। जैसे खिड़की में ये हुआ था कि मैंने कई सारे एंड लिखे थे 2-3, अब प्रियंका होती थी वो होता तो कभी बारी ये मजाक भी उड़ाते रहे, ऐसा नहीं हो सकता, ये हटा दे, ये रख ले, वो रख ले, तो ये बनता ही रहा मतलब ऐसा। लेकिन वो मैं मतलब इनकी सजेशन हमेशा लेता रहता हूँ, लेकिन एज एन मैं मानता हूँ कि मैं उस जगह पे हो जाता हूँ कि हाँ बात ठीक है और ये मैं कह पाऊंगा। मतलब सजेशन तो बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन फिर ये होता है ना कि नहीं जाएगा, तो जो फाइनल स्क्रिप्ट के साथ वो रहता है वो मेरा ही रहता है कि नहीं ये नहीं करना है टाइम। तो सजेशन आने के बाद भी वो स्क्रिप्ट फाइनल कंपाइल करते हैं कि जब सारे सजेशन आके फाइनल जो स्क्रिप्ट बनती है कॉपी, वो एक आप तैयार करते हैं। जैसे खिड़की की फाइनल स्क्रिप्ट बनी होगी कि आज जो फाइनल स्क्रिप्ट है, अब इसमें कोई चेंज नहीं है, वो स्क्रिप्ट तैयार करते हैं क्या वही पन्नों पे काम चलता है कि चलो इसने ऐड कर दिया, ये उसने ऐड कर दिया। हेलो विकास भाई, आपकी फिर वीडियो चला गया। हेलो अतुल भाई, मेरा कनेक्शन जा रहा है आपका जा रहा है? नहीं, मेरे को तो सब दिख रहे हैं, शायद आपका कनेक्शन थोड़ा सा हल्का है, आपका वीडियो स्पीड हो गया है। सबको मैं सुनाई दे रहा हूँ? हाँ आप दिख रहे हैं, अब आप दिख रहे हैं, अब आप दिख रहे हैं। हाँ जी। तो विकास भाई मैं पूछ रहा था कि जो सजेशन प्रोसेस में आते रहते हैं वो आप कंपाइल करते रहते हैं, फिर फाइनली तो एक स्क्रिप्ट बन जाती होगी ना, या अब ये फाइनल स्क्रिप्ट है वो तैयार हो जाती होगी प्रोसेस में? हाँ मतलब ऐसा होता है कि वो लिखता मैं ही हूँ। अच्छा, लिखते आप ही हैं, टाइप आप ही करते हैं। ऑर्गेनिकली उतना है ना कि आप 10 लोगों के बीच में कोई काम कर रहे हैं तो आप ना भी चाहें और चाहे दो भी आपको सजेशन मिलनी है, और चाहिए भी आपको। हाँ, क्योंकि आप बहुत लंबा नहीं सोच पाते। राइट राइट। और आपके जो एक्टर्स हैं वो सभी डायरेक्टर भी हैं? प्रियंका भी मेरा इंटरनेट गड़बड़ हो रहा है। आपका कनेक्शन थोड़ा कुछ गड़बड़ कर रहा है, अटक रहा है बीच में। अभी आ रहा है। एक सेकंड आप जरा इसको एक सेकंड कर लो। हेलो, अभी आवाज आ रही है अतुल भाई? हाँ विकास भाई, बिल्कुल साफ आ रही है। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे, बताएं। मैं पूछ रहा था कि आपके मोस्टली एक्टर्स जो हैं वो डायरेक्टर भी हैं, या तो है या बाद में बन गए? प्रियंका ने भी प्ले बनाया, जतिन ने बनाया, मित्तल साहिल ने भी प्ले बनाया, फिर बाद में गिरी ने भी डायरेक्ट किया कुछ प्ले। तो फिर ये जब इतने डायरेक्टर्स मिलके प्ले बनाते हैं तो क्या तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन आता होगा? सब डायरेक्टर हैं, सब डिजाइनर हैं, ये वो अब दुश्वारी का काम ही है। तो वो तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है सबका ही। जैसे हर का ना अपना वो भी है, फोटे भी, मतलब चाहे वो जतिन हो, प्रियंका हो, सब अपने अपने लेवल पे करते हैं। साहिल भी। हाँ वो मुश्किल हो जाता है कई बार, लेकिन वो अब मेरी आदत में हो गया इनके साथ काम करते करते ना। कोई कुछ बोल देते तो हो जाती है बात, कुछ सुन लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो मिलजुल के हो जाता है। मतलब कोई ऐसा मुश्किल, मतलब मुझे बहुत परेशानी नहीं होती है मतलब इस बात की ना। क्योंकि सब दोस्त भी हैं आपके, सब एक ग्रुप भी है, एक सर्कल भी है, दोस्त भी हैं। हाँ, और हम दोस्त सारे जो बने हैं ना, हम काम से दोस्त बने हैं, हम पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे पे भरोसा भी करते हैं कि यार ये काम ये कर रहा है तो कुछ ठीक है, ये काम ये कर रहा है तो ठीक है। जैसे कि मुझे कभी होता ही नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता कि जतिन और प्रियंका या जितने भी ये लोग होते हैं, साहिल वगैरह, मैंने कभी इनको एक्टिंग का कुछ बता रहा हूँ। मैं तो अपना लिख के ला देता हूँ, ये भाई इधर खड़े हो जाओ, इधर हो जाओ, ये ठीक नहीं लग रहा, वो ठीक नहीं लग रहा। वो खुद ही करते हैं, खुद समझदार एक्टर है वो। राइट। मेरा काम तो बस ये होता है कि मैं बाहर बैठ के वैसे देख पाऊं कि हाँ यार ये बात निकल के आ रही है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, उधर हो रहा है। बाकी अच्छे एक्टर अपने हिसाब से चीजें बना लेते हैं बहुत बढ़िया से। राइट। तो विकास भाई आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल ये है कि जैसे मंडी हाउस से हम सभी का रिश्ता रहा है, हम सब जाते आते रहते हैं, अब थोड़ा कम हो गया है, पहले ज्यादा थे। तो आप रेगुलरली मंडी हाउस के जो लोग हैं उनसे टच में रहे हैं, तो पिछले 8-10 साल में कैसे बदलते हुए देखा है? मतलब मैं जाता हूँ, मुझको तो बड़ा थोड़ा सा एक बड़ी एलिमिनेटेड सी फीलिंग आने लग गई है, पता नहीं वो सब चेहरे बदल गए हैं, चेहरे सब बदल गए हैं, जो लोग पहले बैठा करते थे वहां का स्टाफ भी बदल गया है। तो आपने कैसे बदलते हुए देखा है मंडी हाउस के माहौल को, वहां का जो एक फील होती है, जो वहां की वाइब्स होती हैं, अगर बदला है तो?
बिल्कुल बिल्कुल बदला तो है, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है कि आप कहीं ना कहीं ज्यादातर आपके लोग एक्टर हैं और वो एक्टिंग करना चाहते हैं, वो बम्बई जाना चाहते हैं, वो मुंबई जाएंगे, वो सारी चीजों की वक्त के साथ चीजें दोस्त बढ़ते जा रहे हैं आगे ना। तो हाँ। क्या होता है, थिएटर तो करना ही है साथ में, तो हम्म। मैं देखता हूँ लोग बदल गए हैं, लोगों की ओपिनियन बदल गई है, लोगों हम्म। के स्टैंडर्ड्स बदल गए हैं चीजों को लेके। हाँ। और बहुत सारे लोगों में देखता हूँ, मतलब बहुत सारे बदलाव तो हैं ही। मतलब कोई कोई पहले साथ काम करते थे, अब साथ नहीं करते हैं। कोई हम्म। किसी से अब ग्रुप ग्रुप में कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। मतलब मैं देखता था बहुत छोटी, जैसे कहते हैं ना, छोटी दुनिया में हम छोटे लोग हो जाते हैं कई बार। हम्म। ऐसा रुका हुआ मुझे कई बार मंडी हाउस का माहौल लगता है अब। हम्म। या तो पहले मैं ऐसा देखता ही नहीं था, या मैं ऐसा सोचता ही नहीं था। अब मैं जिन लोगों के साथ हूँ, जिन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, जानता हूँ चीजें, और मैं कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को देख पा रहा होता हूँ कि भाई ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, ये चुनिंदा टिपिक्स हैं, ये आपके प्लेज आगे ये करते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं। तो मुझे एक वो दुनिया दिखती है, वो मुझे लगता है यार ये तो बड़ा ही गड़बड़ है कई सारी जगह पे ना। तो अभी मैं सोचता हूँ तो मुझे ये लगता है ये रहा होगा हमेशा से ही, क्योंकि ऐसा तो है नहीं। अब हम तो पढ़ते थे इन सारी चीजों में, अब मैं देखता हूँ कि हाँ भाई अब प्ले है तो इनविटेशन है, फिर टिकट्स बेचनी है, बहुत सारी चीजें अभी सामने आ जाती है। तो बहुत कुछ बदल ही रहा है, लोग बदल रहे हैं, और वो जो थिएटर का पूरा एक आइडिया था वो भी बदला, वो तो बदलना भी चाहिए था। खैर वो तो अच्छा था। ये तो बहुत घिसे पिटे नाटक हो रहे थे अब तक, अभी फिर भी मैं कहता हूँ लोग नए नाटक कर रहे हैं, ज्यादातर लोग अपना लिख रहे हैं कुछ अच्छा, कुछ नया आ रहा है, मतलब नया आया है। अब रोजगार जैसी चीज भी थिएटर में देखने को मिल रही है, जो कि पहले बिल्कुल नहीं थी। जैसे मैं आप या कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भाई थिएटर करके कुछ रह पा रहे हैं, जी पा रहे हैं टाइप ऑप्शन था ही पहले नहीं। आता मुश्किल था। तो इसी से बात आती है, कमर्शियल थिएटर में बहुत बहस होती है दिल्ली थिएटर में, और वो बहस कहाँ से शुरू की कहाँ पहुंच जाती है ये तो कहना मुश्किल है। आपका क्या ओपिनियन और क्या टेक है कमर्शियल थिएटर की? इसकी परिभाषा क्या है कमर्शियल थिएटर की? कौन सा थिएटर कमर्शियल है और कौन सा नहीं है? एंड हाउ डू यू लुक एट इट, एट कमर्शियल थिएटर? वही, आप इसको अगर ऐसे देखें कि भाई बाज लोग तो कहते हैं जिसकी टिकट बिकती है वो कमर्शियल नाटक है, जिसकी टिकट नहीं बिकती है वो नॉन कमर्शियल है। लेकिन बस यही है, जैसे कि हम कहीं भी चीज जाते हैं कुछ भी करना, मुझे लगता है कि वो तो थिएटर का पार्ट ही है। आप या मैं या कोई भी उसको, जैसे मैंने देखा है कि जो आदमी जिस तरह का थिएटर कर रहा होता है ना, वो ज्यादातर मैंने देखा है, जैसे कि हम जैसे ओल्ड स्कूल बोलते हैं थिएटर में, बहुत सारे लोग हैं सीनियर्स हैं जो पुराने आइडिया पे चलते हैं, तो उनको कोई पसंद आएगी नहीं है वाली बात। वो एक इसको दुकानदारी की तरह देखते हैं किसी की, और इसको एक फिल्म की का एक रिप्रकशन बोलते हैं, वो देखते हैं। तो वो बहुत इज्जत से इसको देखते नहीं है, इज्जत से नहीं देखते तो इस तरह से बताते भी है, लेकिन उनके पास कोई लॉजिक नहीं होता उसको, क्योंकि आप नाटक कर रहे हैं भाई। नाटक अगर मैं बोलूं कमर्शियल नाटक क्या होता है, जिसमें आप सेट में पैसा खर्च कर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, तो आप बहुत टाइम से लोग करते आ रहे हैं। थे आप भी तो करते थे सारी चीज। कुल मिला के सारी बकवास मुझे लगती है। मुझे लगता है नाटक अच्छा होना चाहिए, चाहे वो कमर्शियल नाटक हो, चाहे वो कैसा भी नाटक हो। अगर नाटक अच्छा नहीं है तो फिर कुछ नाम देते रहो उसको, ये गरीबों का थिएटर है, ये अमीरों का थिएटर है, ये दलितों का थिएटर है, तो दुनिया नाम बनाती रहती है उसमें। तो मुझे बात ठीक लगती नहीं। थिएटर वो कायदे से हो, अपने समाज के साथ के, मतलब समाज, मुझे लगता है कि हम कई बार क्या करते हैं, वो सारी चीज हो, जैसे कि मुझे राइटिंग में हमेशा ही लगता है, कई बार दोस्त मुझे बोलते भी है, मतलब मैं अपने समय की बात करना हमेशा जरूरी भी है। भले ही आप नहीं कर, आपको एक ही टाइम पे नहीं करनी है, लेकिन आपके साथ आपका समय, आपकी चीजें होनी चाहिए, आपके वो दिखना चाहिए। फिर भले किसी भी आपके कैरेक्टर से दिखे, चीजों से दिखे, इमोशंस पे दिखे। तो कमर्शियल थिएटर का जो फंडा, जो मुझे लगता है कि भाई आप अपनी चीज को बेहतर कर रहे हैं, और हर आदमी अपनी चीज को बेहतर करना चाहता है, इसमें कुछ नहीं। जहाँ एक छोटे हॉल से आप बड़े हॉल पे आते हैं, बड़े हॉल का किराया बढ़ता है, बड़े हॉल की सारी चीजें बढ़ती है, तो आपको उस सबके लिए पैसा भी ज्यादा चाहिए, उस सबके लिए आपको पैसे की वो चाहिए, तो आप ज्यादा सीट चाहते हैं, ज्यादा प्रमोशन करते हैं, ज्यादा चीजें चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा है। तो उसमें क्या गलत है? बिल्कुल सही बात है। ये वैसे ही जैसे मैं एक छोटे से हॉल में अगर कोई चीज कर रहा हूँ तो मुझे उतने लोग चाहिए। जहाँ 100 लोगों की ऑडियंस है, वहां मैं 1000 इन्विटेशन तो दे नहीं सकता हूँ, जाहिर सी बात है। तो बस इतना ही है कि काम बेहतर होना चाहिए। लोग तो टैग करने में लगे रहते हैं, ये कमर्शियल है और ये नॉन कमर्शियल है। कुछ नहीं, अच्छा नाटक की भी टिकट बिकती है,
बुरे नाटक की भी बिक जाती हैं, मैं तो देखता हूँ। तो टिकट बिकना भी कोई, मैं तो ऐसा कोई मापदंड नहीं है, सही बात है। इतने बुरे बुरे नाटक आए इन दिनों, आजकल तो मंडिया हाउस में होते हैं, बड़े बड़े कुछ कुछ है लोग करते हैं, लेकिन अब मैं क्या बोलूं, तो टिकट हाउस पैक ही जाते हैं वो, लेकिन नाटक तो देख के पता चलता है कि यार ये तो क्या ही क्या चल रहा है, कुछ समझ से परे बात है। तो जी जी तो वो जी। है। तो चलो, ऑडियो के सवाल से पहले एक दो सवाल और मेरे मन में है कि जो आपके मेन एक्टर्स हैं उनके अलावा आप बहुत से यंग एक्टर्स साथ भी काम करते हो, वर्कशॉप भी लेते हो, जो बिल्कुल बिल्कुल ही नया सीख रहे हैं, या जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हो, जो या जो कभी कभार कॉलेज ग्रुप के बच्चों को आप ट्रेन करते हो। तो एक्टर्स की ट्रेनिंग के समय किन बातों पर आपका फोकस ज्यादा होता है? किसी स्कूल को फॉलो करते हो, किसी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हो, या किसी खास एक्टिंग गुरु को मानते हो? नए एक्टर्स की ट्रेनिंग में किन चीजों पर फोकस रहता है विकास बारी का? मैं देखिए, वैसे तो मैं ज्यादातर, मैं अपने दिल की बात बताऊं तो बचता हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे ये काम बहुत मुश्किल काम लगता है सच में। और ये इतनी जिम्मेदारी का काम है, किसी के साथ आपको नए सिरे से चीजें करना। ज्यादातर इसलिए नए लोगों के साथ प्ले करता नहीं हूँ, इसलिए नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं है और चीजें नहीं है, मुझे मालूम है कि बहुत पेशेंस का काम है कई बार ना। तो मुझे हमेशा ये लगता है उस बात को लेके कि भाई जब भी आदमी आपके साथ नया जुड़ रहा हो, क्योंकि रंगमंच, मैं तो पूरे थिएटर की बात करने वाली बात हमेशा रखता हूँ। मैं कहता हूँ एक्टिंग कोई एक चीज नहीं है, और थिएटर की कोई एक घंटे में क्लास होती नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप देखते हैं किसी के साथ, जीते उठते बैठते हैं, वो कैसे तरीके से बात कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या सोचता है वो। तो मुझे लगता है कि, तो मेरा हमेशा फोकस उस पर रहता है कि आपको ओवरऑल एक चीज मिले, मतलब उसका कैप्सूल ना मिले, आप चीज सीखें और आप समझे खुद अपने आप, बजाय कि मैं बहुत सारी चीजें बताऊं। मैं गाइड कर सकता हूँ आपको, अच्छी किताबें दे सकता हूँ आपको, कुछ और पुराने आइडियाज और बेसिक जो एक्टिंग की टेक्निक्स हैं वो सब है। जैसे कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि कितनी अजीब बात है ना, स्टेज पे देखो कि स्टेज का बेसिक सा सेंस है कि आपको सामने देख के बात करनी है, आपको बैकिंग दिखानी है, आपको जोर जोर से बोलना है। ये बात तो आप एक घंटे क्लास में किसी को भी समझा सकते हैं, लेकिन स्टेज पे आने के लिए तो जिंदगी निकल जाती है भाई, करते करते आपको लगता है। तो वो जो टॉनिक वाली बात है, मुझे लगता है वो, उसमें मैं हमेशा खुद भी फंस जाता हूँ लोगों के साथ कि अब मैं इसको क्या बताऊं, कैसे बताऊं, क्योंकि जैसे मेरे खुद अपने एक राइटिंग का एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, राइटिंग और डायरेक्टिंग का उसमें कि होता क्या है एक्टर्स के साथ। जैसे कि ये जतिन हो गया, या और भी बहुत सारे लोग हो गए जो साथ काम कर रहे होते हैं, जो कर रहे हैं टाइम से हम साथ काम। तो होता क्या है, जब एक एक्टर काम करता है तो वो अपनी आर्ट में निखर रहा होता है, मतलब वो पक्का होता जा रहा है, अब उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लेकिन डायरेक्टर राइटर, जो कि मैं खुद समझता हूँ, मेरे साथ क्या होता है, मैं खाली होता जाता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं खाली हो जाता हूँ। अब क्योंकि वो मुझे लगता है कि ये मैं अभी लिखा है 10 दिनों में, ये मैंने 10 दिनों में नहीं लिखा, ये मेरे को 32 साल हो गए जीते हुए ना, तो मैं उस टाइम पे लिख रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चीजें उस तक आने में। तो मुझे हमेशा लगता है अभी मैं कोई बात सुन के लिखने लगूंगा ना, तो ये रिपोर्टिंग है। तो रिपोर्टिंग में और राइटिंग में यही फर्क है कि राइटिंग तो आपके अंदर जज्ब होगी, आपने जो आज घटना देखी है, हो सकता है ये 10 साल बाद आपके बाहर निकले। राइट 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 राइट। रिपोर्टिंग करना तो मुझे जमता ही नहीं कि अभी देखा अभी लिखा ना, वो होता ही नहीं मुझसे। तो मैं हमेशा लोगों के साथ भी जो रहता हूँ, तो उनको यही बताता हूँ कि टाइम दो, टाइम दो, आज तुम यहाँ सीखो। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अलग अलग करते रहो, सीखते रहो, जानते रहो, कुछ कुछ देखते रहो हर उसमें। तो मेरा हमेशा उनको रहता है अच्छा पढ़ो, अच्छी किताबें देखो, अच्छी फिल्में देखो, किताबें पढ़ो और सारी चीज करो, और रुको, कुछ जल्दी का काम नहीं, अपने आप को वक्त दो, थोड़ा वक्त दोगे अपने आप आपको रास्ता दिखेगा, आपको चीजें समझ आने लगेगी। गुड गुड विकास भाई, तो मेरा आखिरी सवाल फिर ऑडियंस से बात करेंगे कि विकास बारी एज एन एक्टर को कितना गंभीरता से आप लेते हो एज एन एक्टर? क्या अभी आप, आई थिंक लास्ट आपने चिड़िया चांद का एक शो किया था एज एन एक्टर, जो मुझे याद आ रहा है, उसमें एक्टिंग की थी आपने, तो एज एन चिड़िया चांद का एक शो किया था ना आपने मेरे ख्याल में? तो अचानक ऐसा हुआ कि एक एक्टर ने मना हो गया, और हमने ऐसा सोचा हुआ था, उसमें ऐसा गड़बड़ हुआ। हमने जैसे कि हम 5 या 6 दिन रिहर्सल्स करते थे, तो 5 एक्टर से बात होगी, 5-6 दिन आखिरी में करेंगे। लेकिन जब ये तय हो गया, जब आखिरी के 5-6 दिन वाली बात आई, तो एक्टर ने कुछ गड़बड़ से मना हो गया। मना ये हो गया कि जो ये 5-6 लोग थे, ये 5-6 दिन अवेलेबल ही नहीं थे, अगर मैं किसी और को ले लेता। अच्छा अच्छा। भी अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने कहा वो बंदा जो भी आएगा वो खुद भी गुस्सा, मुझ पर गुस्सा करेगा, एक्टर ही नहीं और उसे शो करना है।
तो हाँ मैं, मुझे याद है, तो याद लिखा मैंने, अब मैं कितने भी कोशिश करूँ याद तो करना ही पड़ेगा। हाँ, कितने भी बातें बनाते रहो, स्टेज का डर तो स्टेज का डर है। रहता ही है, राइट तो राइट। आप जाएंगे, तो मैं गया और करने लगा, धीरे धीरे कुछ हुआ, मतलब तो मैं उतना सीरियसली नहीं लेता हूँ उसको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई जरूरत पड़ने पे, ऐसी 2-3 जरूरत पड़ने पे मैंने कुछ किया है। एक नाटक और है चाबड़े, हम करते रहते थे पहले, उसका बीच में, अब वो मैंने देखा नहीं, चाबड़े नहीं देखा। हाँ हाँ वो एक स्मृति की बहुत ही अच्छी कहानी है। हाँ। तो खैर ये था, तो मैं उतना सीरियसली नहीं लेता हूँ, लेकिन मुझे खराब भी नहीं लगता है। मतलब अच्छा, ऐसा कोई मैंने बाउंड्री नहीं बना रखी करूंगा एनी टाइप, कभी कर भी लेता हूँ, इसमें कुछ नहीं। मौका आएगा तो एक्टिंग भी करेंगे। कर लेता कर हूँ, मतलब लेते। मैंने दरवाजा बंद नहीं किया कि नहीं करूंगा टाइप ऐसा। ऐसा नहीं है। ऑडियंस के सवाल भी आने शुरू हो गए हैं एक एक करके। आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ। सबसे पहले एक सवाल किसी ने टाइप किया है, अंशुल, अंशुल पाल, आप हैं यहाँ पर? अंशुल पाल, अपना वीडियो ऑन करेंगे आप? कहाँ हैं अंशुल पाल जी? अंशुल पाल, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, अब आप अपना सवाल थैंक यू। जी पूछिए। हेलो विकास, विकास भाई, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि एज एन एक्टर ये कितना जरूरी होता है कि वो राइटिंग प्रोसेस में अपने आप को इंडल्ज करे फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिस पे वो काम कर रहा है। तो देखो यार, राइटिंग भी है ना, कहीं आसमान से तो आई नहीं है। वो राइटिंग क्या है कि तुम बोलने वाले हो, और जो बोलने वाले हो किसी ने तो बोले है, या कहीं से तो वर्ड्स आया है। मतलब जैसे मेमोरी होती है ना, ऐसा देखो, मतलब मुझे ऐसा लगता है इस बात में, जब हम किसी इंसान को देखते हैं, मान लो एक दरवाजा खुलता है, एक इंसान अंदर आता है, तो हम सबसे पहले उसको फिजिकली देखते हैं, फिर हमको पता चलता है ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, एक्टर है, कुछ है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, हमें पता चलता है अच्छा ये है वो है। तो ऐसे ही ना हमारा वर्ड्स के साथ है। तो एक्टर का वर्ड्स के साथ रिश्ता इतना होना चाहिए कि उसको मालूम हो कि इस वर्ड्स को बोलने के बाद ये कितनी एसोसिएशन से जुड़ेगा। मतलब ये मैंने कब सुना था, और इसका मुझ पे क्या असर हुआ था इन वर्ड्स का, और मैं इससे क्या हो सकता है। और वो खोजना, वो राइटिंग के साथ तो इतना जरूरी है यार, क्योंकि अच्छी राइटिंग पे ही अच्छी एक्टिंग होने की बड़ी संभावना है। ये थोड़ा सा जी मुमकिन नहीं है कि जी। आप बहुत खराब लाइन बोलते हो बहुत अच्छी एक्टिंग कर ले। ये कम होता है, हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन कम होता है। तो यार उससे तो जितना जोड़ के रह सकते हो रहो राइटिंग से। मतलब जरूरी है वो आपको करनी है, लिखना है उसके साथ, बस उसके साथ रहो। वो कैसे कैसे जो भी है, क्योंकि जैसे जैसे आप उसमें जाते रहेंगे, आपको अपनी चीजें दिखने लगेंगी, होने लगेंगी, आप महसूस करने लगेंगे कि हाँ यार ये होता है। क्योंकि शब्द वही है जो हम बोलते हैं, किरदार दूसरा हो जाता है कुछ भी है। ओके, थैंक यू। थैंक यू अंशुल जी। अब अक्षय कुमार ने हाथ उठाया है। अक्षय कुमार जी, मैं आपको ढूंढ लूं पहले। जी अक्षय कुमार जी। हाँ, मैं अंकित आपके पास भी आ रहा हूँ। अक्षय, मैंने आपको म्यूट कर दिया है, आप अपना सवाल पूछिए। जी अक्षय जी पूछिए। अक्षय जी आप बोलिए, हेलो। अक्षय कुमार जी, आपका माइक अनम्यूट है अभी। इसमें शायद हम ये अंकित भाई हैं, इनका शायद सुन लेते हैं, ये भी कुछ। हाँ, इतना अंकित से बात कर लेते हैं। अंकित दुबे, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, आप पूछिए। हेलो हेलो विकास सर। जी जी बताएं। हेलो। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम जब कोई स्टोरी लिखते हैं तो एक थॉट प्रोसेस होता है उसमें, पर अगर जब हम उसको एक नाटक के रूप में बदल रहे हो तो उसमें सीन बढ़ाने पड़ते हैं, डायलॉग्स बढ़ाने पड़ते हैं, तो ऐसे में कई बार स्टोरी का जो मेन मोटिव है वो क्या चेंज हो जाता है, और कई बार अगर वो स्टोरी का मेन मोटिव छूट रहा हो तो उससे कैसे पार पाए और नाटक में उसको इम्पैक्टफुली कैसे इन्हांस कर सकें। यार मुझे ऐसा लगता है इस बात में, तो हमने जो भी स्ट्रक्चर देखा है ना नाटकों का, वो हमने देखा है, वही होता है, ऐसा नहीं है। तो कहानी को नाटक बनाने की बहुत जरूरत होती नहीं है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमको एक्ट्स में लिखना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है उसमें। जैसे हम कहानी में ऐसा ले लेते हैं कि भाई उसके दिल में ये हो रहा था, फिर उसको ऐसा लगने लगा। यहाँ ना होकर हम डायरेक्ट हमारा कैरेक्टर बात कर रहा होता है। यार बस उसमें देखो, तुम्हारी जो बात तुमको कहनी है, कि जो तुम्हारी बात है, कई बार ऐसा भी होता है आपको पता ही नहीं आपको कहना क्या है, लेकिन आपको कहना भी है, वो भी होता है कि आपको कहना है। तो आप बस उसमें ये ध्यान दो कि आपका जो कैरेक्टर है, जो आपकी बात है, आप अपने आप को उससे देखो कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं नहीं करता हूँ। और हमेशा स्टेज की कोई भाषा ऐसी नहीं है, वो सिर्फ हमारी देखी हुई भाषा है कि हम ये नाटक देखते हैं,
तो ये 3 एक्ट होते हैं, ये 2 एक्ट होते हैं, ये फला एक्ट होता है। अच्छे नाटक, कोई जरूरी नहीं 3 एक्ट का नाटक अच्छा नाटक होता है जो ग्रेटेस्ट बताते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही लिखना है या ऐसे ही होना है। हमको एक रटा, क्योंकि इसीलिए थिएटर भी, हिंदी थिएटर का जो सत्यानाश भी हुआ वो इसीलिए हुआ ना, हम पैटर्न पे रहे हमेशा। जबकि इस पे पढ़ो ही मत, तुम देखो तुम्हारी कहानी अच्छी है नहीं, तुमको अपनी कहानी बेहतर लिखनी है, बेहतर कहनी है, उसका तरीका कुछ भी हो सकता है। कोई स्टेज का कोई वो नहीं होता, ब्लॉकिंग भी सिर्फ बनाने की बात होती है, ब्लॉकिंग जैसा कुछ नहीं है। मैंने बताया ना कि आपको स्टेज पे देखना है, ऑडियंस को आवाज सुनाई देनी है, आपकी एक्टिंग देखनी है, इतनी ब्लॉकिंग है, इसके अलावा क्या है और चीजें। तो बस ये है कि अपनी कहानी को देखो और अपनी कहानी के साथ रहो, उसको ज्यादा छेड़ो मत, वो जैसा कहती है वैसा करो। मतलब तुमने कहानी लिख ली है, तुम्हारे पास कहानी हो गई है, तो जरूरी नहीं उसको कन्वर्ट करना है, कोई कन्वर्ट करने की जरूरत है। अपनी कहानी जैसे आपने लिखी है वैसे ही कहो, उसको कहो स्टेज पे, वही नाटक है। गुड गुड गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल शिवशंकर जी, वेलकम सर, कैसे हैं शिवशंकर जी? जी जी जी, चलिए केकेपी आपकी बारी। कमल किशोर पाल, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप अपना सवाल पूछिए। केकेपी जी, पूछिए केकेपी। सर मेरा तो कोई सवाल नहीं था, मैंने हाथ खड़ा किया नहीं था, बट मैंने विकास जी का प्ले देखा था, लास्ट जो था इनका दरारे। सर मुझे आपका प्ले बहुत अच्छा लगा था, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। अच्छा लगा, ये कॉम्प्लीमेंट विकास जी आपके लिए। जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंकुर चिकारा जी, एनी क्वेश्चन? अंकुर जी, यू आस्क समथिंग? एनी अदर क्वेश्चन, एनी लास्ट क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास भाई, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारी टीम को बताई, ये बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और ऑडियंस के सवाल मैंने आप तक पहुंचाए। और शिवशंकर जी जयपुर से स्पेशली आपका सेशन देखने के लिए आए, थोड़ा सा मेरे ख्याल लेट हो गए। शिव जी कहाँ है? मैं बाहर जी कैसे हैं सर? थोड़ा लेट हो गए। मैं 15 मिनट लेट हो गया। कोई बात नहीं सर। विकास भाई, मैंने वीडियो ऑफ था, मैं बस वीडियो ऑफ था, वीडियो ऑफ। विकास भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करी। और हमारे पास बुके फिजिकली देने की तो संभावना नहीं है, लॉकडाउन है। हमने आपके लिए एक ई बुके बनाया है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वो बुके अभी आपके पास पहुंच जाएगा। जी ये सबको मैं दिखा देता हूँ। ये ई बुके हमारी तरफ से विकास जी के लिए, सब एक बार ताली बजा के विकास जी का धन्यवाद करेंगे। विकास भाई ऐसे अच्छी अच्छी कहानियां लिखते रहो आप, और हमको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते रहो, और जितने भी थिएटर के मिथ्स हैं उनको तोड़ते रहो। बहुत से लोग आपको देखकर सीखते हैं, बहुत से लोग आपको देखकर इंस्पायर होते हैं। तो मैं यही दुआ करूंगा कि आप अच्छा काम करते रहें, और लॉकडाउन खुले तो इस नई दुनिया में हम लोग वापस से मिले और फिर से कुछ अच्छा थिएटर साथ में करें और अच्छा थिएटर देखें। बहुत ये बात आपसे भी कहनी है, आपसे भी हम सब बहुत सीखते हैं। अरे बहुत शुक्रिया तुम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया विकास भाई। बाकी सभी लोग, अभी के लिए हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। 5:15 दूसरी मीटिंग शुरू होगी जिसमें आप म्यूजिक के कुछ गुण सीखेंगे, उसके लिए आप वापस से आइए। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू विकास भाई, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।